रहमानिर्रहीम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बेसिकली जो आपका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, ये क्या सिस्टम है, क्या इसका फंक्शन है, क्या कंपोनेंट है जो सिस्टम को बना रहे हैं। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने उसके मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, फिर एसेसरी ऑर्गन्स किन किन को कह सकते हैं हम, एसेसरी ग्लैंड्स जो जीआईटी के कंपोनेंट तो है, लेकिन मतलब वो उसमें हम उससे काउंट नहीं करते, मेजर हमने पढ़े। इसी तरह हमने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा 1.5 वीक में, उसको सारा एक-एक ऑर्गन को डिटेल से डिस्कस किया। इसी तरह अब आपको अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे, लंग्स आ जाते हैं और जो-जो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाती हैं। मतलब कि उसके फंक्शनल और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। इसी तरह आज हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने पढ़ना है कि स्किन बेसिकली इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं। इसमें स्किन और उसके अपेंडेजेस आ जाते हैं। अब उसके अपेंडेजेस का क्या मतलब है? अपेंडेजेस का मतलब है हेयर, स्केल्स, नेल्स और बाकी जो आपके पास आ जाते हैं छोटे-छोटे, और ये स्वेट ग्लैंड्स वगैरह, सेबेशियस ग्लैंड्स वगैरह, बाकी ग्लैंड्स और नर्व एंडिंग्स, ठीक है? तो आपको एमसीक्यू पूछा जाता है स्किन में से लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है बॉडी का, आपने बताना होता है स्किन लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है? उसके बाद ये डिस्टिंग्विश करती है, सेपरेट करती है और प्रोटेक्ट करती है और इन्फॉर्म करती है एनिमल को उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। कुछ बुक्स में स्किन की डेफिनेशन इस तरह से की जाती है, ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान। ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ऑथेंटिक डेफिनेशन है कि स्किन क्या होती है। ये एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान, ठीक है? फिर इसकी कॉम्पोजिशन जैसा कि मैंने कहा क्या आ जाता है इसमें, एपिडर्मिस आ जाती है, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस को हम सुपरफिशियल फेशिया भी कह सकते हैं और उसके नीचे जो होता है वो डीप फेशिया होता है। यानी कि एपिडर्मिस, सिर्फ डर्मिस, फिर उसके बाद 2 तरह के फेशिया, जो डर्मिस के बाद फेशिया आता है वो सुपरफिशियल फेशिया होता है, उसे हम हाइपोडर्मिस भी कह सकते हैं, और उसके बाद फिर आता है डीप फेशिया, ठीक है? ये मतलब स्ट्रक्चर होता है स्किन का, जस्ट स्किन का। उसके बाद स्मॉल बॉडीड इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं एक्वाटिक और कॉन्टिन्यूअली मॉइस्ट हैबिटेट के, वो रेस्पायर करते हैं आउटर लेयर के थ्रू, इंटेग्यूमेंट्री के ओके थ्रू, मैम। जैसा कि आप लोगों ने फ्रॉग पढ़ा ओके हुआ है। मैम। जी। मैम, ये जो आपने बताया अभी एमसीक्यू रिपीट कर दें। जी, कौन-सा? जी, अभी हम लेयर्स पढ़ते हैं ना, तो आपको मैं डिटेल में बताती हूँ, ठीक है? ओके मैम। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस वाला ही पूछ रही हैं ना आप, जो मैंने अभी बताया? यस मैम, वही पूछ रही थी। चलें वो भी मैं एलैबोरेट कर देती हूँ, अभी तो हमने डिस्कस करना उसे। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे हैं जो इसके थ्रू रेस्पायर भी करते हैं, ठीक है? उनकी रेस्पिरेशन इसके थ्रू हो रही होती है। गैसियस एक्सचेंज इसके थ्रू हो रहा होता है, स्किन के थ्रू। जैसा कि अगर उस रेस्पिरेशन को फिर हम क्या कहेंगे, क्योंकि वो स्किन के थ्रू हो रही है, उसे आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कह सकते हैं। बहुत सी वैरायटी है एनिमल्स की और इन्वर्टिब्रेट्स की जो ये यूज़ करते हैं। फ्रॉग्स भी समटाइम, फ्रॉग्स के पास लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर करने के चांसेस होते हैं। बक्कल कैविटी को भी वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब ज़ुबान को बाहर निकालते हैं, अपने स्टाइल से साँस ले सकते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो कि इधर का पॉइंट है, सिस्टम का पॉइंट है कि वो स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर सकते हैं। क्यूटेनियस का वर्ड स्किन के लिए यूज़ होता है। जी, स्किन आपका आउटर कवरिंग होती है बॉडी की। ह्यूमन्स में ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का मल्टीपल लेयर से बनी होती है, ठीक है? ह्यूमन स्किन जो है मोस्टली मैमल्स की, सारे एनिमल्स के अलावा मैमल्स ही सिर्फ ऐसे हैं जिनकी स्किन पे हेयर्स नहीं होते, मतलब कि होते हैं बॉडी पे हेयर, ह्यूमन्स के भी होते हैं, लेकिन जैसे बाकी एनिमल्स के होते हैं, जैसे कि अगर आप बात करते हैं किसी और बाकी दूसरे जानवर की जिनके जिस्मों पे बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे बाल होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी पे वैसे हेयर उस तरह की हेयर ग्रोथ नहीं होती, ठीक है? लेकिन नॉर्मल ग्रोथ होती है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इसमें पैलेट अपीयर होता है लेकिन हेयर लेस होता है, ठीक है? हेयर फॉलिकल ज़रूर होते हैं लेकिन हेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। फिर आपके पास स्किन के फंक्शंस लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? जनरल अगर आपको मैं बताऊँ इस स्लाइड को डिस्कस करने से पहले तो आप लोगों को कौन-कौन से फंक्शन आपके माइंड में आते हैं? जी, फर्रा आप मुझे बताएँ क्या-क्या फंक्शन हो सकते हैं स्किन के? जी, अक्सा जावेद आप बताएँ?
कुछ भी बता दें, आपको कुछ नहीं पता स्किन के इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के क्या फंक्शंस हो सकते हैं? जी मुजम्मिल आप। यस मैम मैम जी चलें आप बता दें। मैम ये सबसे पहले तो थर्मो रेगुलेशन करवाती है और प्रोटेक्शन देती है हमारी बॉडी को। और जैसे में पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो एक्सक्रीशन भी करवाती है हमारी स्किन। और जब हम धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी आपने बताया था, तो वो मतलब सिंथेसिस भी करवा सकती है। चलें जी ठीक है, शाबाश। इतनी सी बात पूछ रही थी। जी सिम्स के स्टूडेंट्स को क्या हो गया है? रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते आप लोग? जी तो यही बेसिक फंक्शंस होते हैं। प्रोटेक्शन होती है, टेम्परेचर की रेगुलेशन होती है, एक्सक्रीशन होती है स्मॉल वेस्टेज की। वेस्टेज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? यूरिया भी एक्सक्रीट हो सकता है और भी छोटे छोटे वेस्टेज को एक्सक्रीट कर सकता है, वाटर को एक्सक्रीट कर सकती है स्किन। उसके अलावा विटामिन D3 को सिंथेसाइज कर सकती है और ये सेंसरी परसेप्शन भी रखती है। इसे सेंसरी ऑर्गन भी कहा जाता है क्योंकि ये सेंसिटिव होती है हीट के लिए, कोल्ड के लिए, टच के लिए, प्रेशर के लिए और पेन के लिए। अब इसे एक-एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटेक्शन किस तरह से करती है ये? प्रोटेक्शन किस तरह से करती है? एक स्ट्रेचेबल कवरिंग हमारी स्किन की मौजूद होती है ओवरऑल बॉडी पे, जिसकी वजह से कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन मटेरियल एंटर नहीं हो सकता। ठीक है? और ये बॉडी के फ्लूइड्स के लॉस से भी बचाती है। एक कंट्रोलर होती है, जितना स्वेट आना वो अलग चीज है, लेकिन ये हमारे नॉर्मल बॉडी फ्लूइड्स जिनकी हमें जरूरत है उनको नहीं बाहर आने देती। उनके लिए इसने बैरियर बनाया हुआ है, वो बाहर नहीं आ सकते। उसके बाद सेंसेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें नर्व एंडिंग्स होती हैं जिसकी वजह से ये हीट कोल्ड टच वगैरह इस तरह की सेंसेशंस के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। उन नर्व एंडिंग्स में आप लोगों ने याद रखना है मिजनर कार्पल्स जो होते हैं वो लाइट प्रेशर के लिए सेंसिटिव होते हैं। पेसिनियन कार्पल्स जो होते हैं वो डीप प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो फ्री नर्व एंडिंग्स या नोसिसेप्टर्स होते हैं वो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है? तो मिजनर्स कार्प सेल का आपको पता होना चाहिए, पेसिनियन कार्प सेल का पता होना चाहिए और फ्री नर्व एंडिंग्स और नोसिसेप्टर्स जो होते हैं वो पेन के लिए होते हैं। बेसिकली ये रिसेप्टर्स का जब टॉपिक पढ़ा जाता है तब ये चीज डिस्कस की जाती है, लेकिन मैंने आपको यहीं पर बता दिया ताकि जब जो दो जगह पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगी। ठीक है? आपकी बॉडी में मैंने कहा है मिजनर्स कार्प सेल मौजूद होते हैं जो लाइट प्रेशर को सेंस करते हैं। मतलब थोड़ा सा किसी ने आपको हल्का सा टैप किया, मतलब बस हल्का सा थपथपाया है, तो मिजनर्स कार्प सेल एक्टिवेट हुए, मतलब उन्होंने सेंसेशन किया है। किसी ने बहुत जोर से झिंझोड़ा है, पकड़ के आपको पेन भी फील हुई है, मतलब आपको लग बता गया कि किसी ने पकड़ा है, वो डीप प्रेशर था, उसके लिए पेसिनियन कार्पल्स होते हैं। और जब भी कोई पेन हो तो उसके लिए नोसिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। मतलब स्किन में मुख्तलिफ नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं जो डिफरेंट तरह के उसको रिस्पॉन्ड करती हैं, हीट को, कोल्ड को, प्रेशर को। ठीक है? तो ये आपने याद रखना, हीट रेगुलेशन करवाती है हमारी स्किन। मतलब इससे हीट लॉस्ट हो सकती है। किस तरह से? इवेपोरेशन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू। जब ये स्वेटिंग होगी, इवेपोरेशन होगी, स्किन के थ्रू ही हो रही है, तो खुद ब खुद हमारे हमें ठंडक का एहसास होगा। इसका मतलब इसने टेम्परेचर को रेगुलेट किया है। एक्सक्रीशन करवा सकती है। एस्थेटिक्स और कम्युनिकेशन, मतलब हम अपनी स्किन से फिजिकल और अट्रैक्टिवनेस भी करते हैं। मतलब ये एक एज अट्रैक्टिव फैक्टर भी है। ठीक है? ये तो बहुत अजीब सा ही यूज है, ये आप ना भी लिखें तो इट्स ओके, लेकिन अगर फंक्शंस आपने ऑथेंटिक और ज्यादा करने हैं तो आप लिख सकते हैं। स्टोरेज और सिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका। ये बायोकेमिस्ट्री में भी आपसे पूछा जाता है और वाइवा में भी पूछा जाता है। जी स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री के सेशन में मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी जो होता है आपके पास दो तरह से होता है। ठीक है? मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट फ्रेश हो जाए। विटामिन डी आपको डाइट में मिल सकता है। ठीक है? विटामिन के दो तरह की फॉर्म्स होती हैं विटामिन डी की, एक D2 होता है और एक D3 होता है। D2 जो होता है वो एर्गो कैल्सीफेरॉल कहलाता है, ये मैंने आपको बताया था, और प्लांट से आता है, मतलब प्लांट्स में होता है वो फॉर्म। कॉलीकैल्सीफेरॉल जो होती है ये एनिमल्स में होती है। ठीक है? और ये विटामिन डी की प्री फॉर्म्ड होती है। प्री फॉर्म्ड विटामिन के सोर्सेज होते हैं। एर्गो कैल्सीफेरॉल प्लांट्स के लिए, कॉलीकैल्सीफेरॉल एनिमल्स के लिए। एर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 को कहते हैं, कॉलीकैल्सीफेरॉल विटामिन D3 को कहते हैं। ठीक है? तो इसके बहुत से सोर्सेज होते हैं, आप कोड, लिवर फिशेस, ऑयल वगैरह में से ये ले सकते हैं। ठीक है? काऊ के मिल्क में विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमन मिल्क में इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन काऊ मिल्क में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ह्यूमन मिल्क में भी होता है, फीमेल ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उसमें भी विटामिन डी कंटेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा कम एज कम्पेयर टू काउज मिल्क। ठीक है? लेकिन ये हमारी डिस्कशन नहीं थी। डिस्कस क्या करना था हमने कि ये किस तरह से बन रहा होता है विटामिन D3 स्किन के अंदर। ठीक है?
तो विटामिन D3 जो है ना किस तरह से बनता है, पहले तो इसका प्रिकर्सर मौजूद होता है आपकी स्किन में, हर वक्त ही मौजूद होता है, ठीक है। आपकी डर्मिस में, एपिडर्मिस में मौजूद होता है। 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, आपको प्रिकर्सर फॉर्म भी पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। आपको D2 भी पता होना चाहिए, D3 भी पता होना चाहिए। बेशक D2 से हमारी कोई डीलिंग नहीं है, वो प्लांट्स का विटामिन D2 है। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कभी, तो आपको एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि एर्गो कैल्सिफेरॉल विटामिन D2 होता है और प्लांट्स में पाया जाता है। और हमारी जो सारी डिस्कशन होती है बायोकेमिस्ट्री में भी और बाकी भी फिजियो में, और जो अब हो रही है, वो विटामिन D3 से रिलेटेड है, ठीक है। तो विटामिन D3 को हम कॉलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं, और कॉलीकैल्सिफेरॉल जो है वो विटामिन डी की एक एक्टिव फॉर्म होती है। तो किस तरह से स्किन में ये कन्वर्ट होता है, मतलब स्किन में क्या, अभी मुनज़्ज़ा ने भी बताया हमें कि ये विटामिन, जब हम धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी बनना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? खुद ब खुद कोई मशीन एक्टिवेट हो जाती है। कोई तो पहले चीज़ पड़ी होगी जिसे धूप, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज़ जब टच करती हैं, उसके साथ एक्सपोज़र होता है, तो फिर वो उस चीज़ में कन्वर्ट होती है। कोई ना कोई प्रिकर्सर तो मौजूद होगा। तो ऑफ कोर्स प्रिकर्सर मौजूद होता है। 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरोल, ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होती है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की, ये मौजूद होती है आपकी स्किन में, डर्मिस में और एपिडर्मिस में। जब आप सनलाइट को एक्सपोज करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म कॉलीकैल्सिफेरॉल में, ठीक है। या फिर इसे कैल्सिट्रॉल भी कहते हैं, कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल भी वही चीज है, और कॉलीकैल्सिफेरॉल भी वही चीज है, और 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल भी वही चीज है। देखें, सिर्फ एक एमसीक्यू को कितने स्टाइल से पूछा जा सकता है, 3 डिफरेंट वेज हैं उसको पूछने के लिए। जी मैम, आप मुझे बताएँगी कि ये जो 125 डाइहाइड्रॉक्सीकोलिक एल्सिफेरॉल या कैल्सिट्रायोल या कोलिक एल्सिफेरॉल सिंपल जो बना है, ये किस तरह से बना है? सबसे पहले क्या होता है? कौन से 2 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं? मेटाबॉलिज्म पूछना चाह रही हूँ मैं आपसे, मैंने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था। जी मैम। नहीं यार। अच्छा जी, बेटा याद रखा करें, बायोकेमिस्ट्री रिवाइज करते रहा करें, मुश्किल नहीं है, लेकिन मेमोराइज करने वाली चीजें हैं। मैंने आपको समझाया था कि विटामिन D3, जिस तरह आपने विटामिन D3 लेट्स सपोज है आपके पास प्रिकर्सर फॉर्म में, उसकी सबसे पहले हाइड्रोक्सिलेशन होती है। फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन हमेशा लिवर में होती है हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। फिर वो कन्वर्ट होता है 25 हाइड्रोक्सीकोलिक एल्सिफेरॉल में। फिर वो जो 25 हाइड्रोक्सीकोलिक एल्सिफेरॉल होता है, उसकी सेकंड हाइड्रोक्सिलेशन होती है किडनी में, और वो फिर आपकी एक्टिव फॉर्म में, यानी कि कोलिक एल्सिफेरॉल वाली फॉर्म में कन्वर्ट होता है, 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिक एल्सिफेरॉल की फॉर्म में, ठीक है? जिसे हम कैल्सिट्रायोल भी कह सकते हैं, जिसे हम कोलिक एल्सिफेरॉल भी कह सकते हैं, जिसे हम 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिक एल्सिफेरॉल भी कह सकते हैं, ठीक है? ये मैंने आपका बायोकेमिस्ट्री का रिपीट कराया है, ये यहाँ पर नहीं आपका पूछा जाता, ये वहाँ पूछा जाता है। अब होपफुली आपको समझ आई होगी कि स्किन में नॉर्मली हमारे क्या मौजूद होता है। नॉर्मली स्किन में 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। बस ये कोलेस्ट्रॉल की एक प्रोडक्ट होती है, उसकी मेटाबॉलिज्म में बनने वाली, ये याद रख लें। नॉर्मली स्किन में ये मौजूद होगी, जब इसके ऊपर यूवी रेज गिरेंगी, सूरज से आने वाली शुआएं गिरेंगी, तो ये खुद ब खुद विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने जस्ट आपको इतना सा बताया है। अच्छा जी, उसके बाद एक्सक्रीशन कराता है, ये बहुत सी चीज़ों की एब्ज़ॉर्प्शन होती है स्किन के थ्रू, और ये वाटर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। सिंपल थी ये सारी बातें, ठीक है? उसके बाद आ जाती हैं हमारी लेयर्स, जहाँ से एमसीक्यू पूछे जाते हैं आपको। जी, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी की, ये तो आपको पता चल गया है। अब ये कितना एक्सटर्नल सरफेस एरिया कितना कवर करती है, ये तकरीबन 1.5 टू 2 स्क्वायर जो है ना वो एरिया कवरेज करती है। आपको इसकी कवरेज एरिया का भी पता होना चाहिए, ठीक है? 1.5 टू 2 स्क्वायर मीटर्स अडल्ट्स में कवरेज होती है इसकी। मतलब कितना टोटल अडल्ट के अंदर ये एरिया कवर कर रही है, सरफेस एरिया। तो मैंने बताया वो 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर्स होता है, ठीक है? लार्जेस्ट ऑर्गन है, और ये आपको बताना चाहिए कितना एरिया कवर कर रही है। जी, इसके बाद हमारे पास, जैसे मैंने मैम आपको ये स्टार्ट में रिपीट कर बताया दी। था, 1.5 टू 2 स्क्वायर्स मीटर। आपकी बुक में भी मेंशन होगा, आई थिंक ये रॉस एंड विल्सन में मेंशन होगा, वहां से देख लीजिए आप लोग। ऐसे बुक्स तो खोल के रखा करें ताकि आसानी से समझ आ जाए। जी, अब स्किन की एनाटॉमी क्या है?
स्किन की स्ट्रक्चरल अनाटमी में मैंने आपको कहा है 4 चीजें होती हैं, मोस्टली 2 चीजें डिस्कस करके छोड़ दी जाती हैं, हम चारों को ही देखेंगे। एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, उसके बाद फेशिया आ जाता है, सुपरफिशियल फेशिया जिसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं, एंड देन डीप फेशिया। और इस तरह से स्किन को एनाटॉमिकली कवर कर सकते हैं आप, अगर आपको 4 लेयर्स का पता हो। जी, एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली थिनर पोर्शन होता है जो एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। फिर एमसीक्यू पूछा जाता है इसमें कौन सी एपिथेलियम मौजूद होती है एपिडर्मिस में। आपने ये तो पढ़ लिया कि ये एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, ठीक है एपिथेलियल टिश्यू का बना है, तो इस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कौन सी एपिथेलियम मौजूद है। आपको पता है एपिथेलियम की बहुत सी टाइप्स होती हैं। सिंपल एपिथेलियम होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इतनी ज्यादा टाइप्स, और इस एपिथेलियम में से बहुत ज्यादा एमसीक्यू बनते हैं। वेजाइना की एपिथेलियम किसकी बनी है, फेरेंक्स में कौन सी होती है, एसोफेगस के अपर पार्ट की कौन सी होती है, लोअर पार्ट की कौन सी होती है, स्टमक की कौन सी। तो आपने ये लेयरिंग्स हर जगह की याद रखनी होती है, ठीक है जी। वापिस आ जाए, तो एपिडर्मिस में कौन सी मौजूद होती है, एपिडर्मिस में स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद होती है। वो स्ट्रैटिफाइड होती है और स्क्वेमस होती है, लेकिन क्योंकि इसमें केराटिन भी मौजूद होता है तो फिर हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। कौन सी मौजूद होती है, केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद होती है। जी, उसके बाद केराटिनोसाइट्स क्या होते हैं, मेलानोसाइट्स क्या होते हैं, लैंगरहैंस सेल्स क्या होते हैं, मर्कल सेल्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम एपिडर्मिस के सेल्स को डिस्कस करेंगे। सेल्स मतलब लेयर्स को, एपिडर्मिस की लेयर्स को हम स्ट्रेटम टर्म करते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस की 5 स्ट्रेटम होती हैं। अगर हम आउटर टू इनर स्टार्ट करें तो पहले कोरियम आती है, ल्यूसिडम, ग्रेन्युलोसम, स्पाइनोसम और बेसेल, ठीक है जी। अब केराटिनोसाइट्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन पैदा करते हैं केराटिन, उसी केराटिन की मुनासबत से हम इसके लेयरिंग का नाम दे देते हैं स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो ये जो होती है केराटिनोसाइट्स आपकी एपिडर्मिस में मौजूद सेल्स होते हैं, ये केराटिन को प्रोड्यूस करते हैं। केराटिन, व्हाट इज केराटिन, केराटिन इज अ प्रोटीन, ठीक है। बालों में होती है, नेल्स में मौजूद होती है, ये वाटर प्रूफ होती है और हमारी स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। देन मेलानोसाइट्स क्या होते हैं, मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं पिगमेंट मेलानिन, एक ब्राउन ब्लैक पिगमेंट होता है जो कंट्रीब्यूट करता है स्किन के कलर को और अल्ट्रावायलेट रेज को सन से एब्जॉर्ब करता है। अब मेलानोसाइट्स जो होते हैं ये मेलानिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट फिजियो में पूछा जाता है, बायोकेमिस्ट्री में पूछा पूछा जाता है, इवन पैथोलॉजी में पूछा जाता है मेलानिन का कलर, क्योंकि वहां पर आपको 4 तरह के पिगमेंट्स को डील करना होता है, ल्यूकोफिस्किन, हीमोसिड्रिन, हीमोग्लोबिन और ये मेलानिन। तो आपको कलर से कंफ्यूज किया जाता है, इवन इतने बड़े बड़े सिनेरियो देके सिर्फ एक कलर आता हो तो आप डील कर लेते हैं, ठीक है। ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है जो मेलानिन होती है। कौन पैदा कर रहा है इसे, मेलानोसाइट्स पैदा कर रहे हैं, ठीक है। एपिडर्मिस की जो डीपर लेयर्स होती हैं उसमें मेलानोसाइट्स मौजूद होते हैं, वो मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं और आपकी पूरी की पूरी लेयरिंग में मेलानोसाइट्स ने मेलानिन को रिलीज करना होता है, ठीक है। फिर आपके पास एमसीक्यू इस तरह से भी पूछा जा सकता है वाइवाज में या एमसीक्यू में, कि वेरी कर क्या मतलब हर किसी की स्किन का कलर एक जैसा नहीं होता, ठीक है। जबकि रिलीज सब में मेलानिन एक जैसी हो रही है, मतलब सभी में मेलानिन मौजूद होती है, फिर क्यों कोई इतना ज्यादा काला है, कोई इतना ज्यादा गोरा है, कोई लाइटिश कलर है, किसी का बहुत डार्क है, ये क्या रीजन है। तो आपको पूछा जाएगा अच्छा जी आप बताएं कि मेलानोसाइट्स की नंबर डिफरेंट होते हैं सब में, तो आप कहते हैं जी जी शायद ऐसा ही कॉन्सेप्ट होगा, तो वो आप गलत बता रहे होते हैं। नंबर में मसला नहीं होता, अमाउंट में मसला होता है। नंबर सभी में कांस्टेंट होते हैं मेलानोसाइट्स के ऑलमोस्ट। मसला कहाँ पर आता है, मसला नहीं मतलब चेंज किस वजह से आता है, चेंज उसकी रिलीज होने की अमाउंट की वजह से आता है। मेलानिन सब में डिफरेंट अमाउंट्स में रिलीज होती है, मेलानोसाइट्स का नंबर बिल्कुल सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, जो लोग धूप में ज्यादा जाते हैं उनमें मेलानिन ज्यादा सेक्रीट होता है, ठीक है। और मेलानिन ज्यादा सेक्रीट होने की वजह से उनकी स्किन का कलर ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेलानिन को कौन कंट्रोल करता है, उसकी सिक्रेशन को सनलाइट कंट्रोल करती है, ठीक है। ये पाइनियल ग्लैंड जब पढ़ाया था लास्ट टाइम मैंने आपको नोट में, फिजियो के सेशन में पाइनियल ग्लैंड में भी मेलानिन पढ़ी थी हमने। आप लोगों ने आज भी एक बार पाइनियल ग्लैंड पढ़ना ताकि आपका पाइनियल ग्लैंड भी याद हो जाए, मेलानिन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री में कहाँ से एमसीक्यू आता है, मेलानिन को कौन से अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, मतलब कौन से अमाइनो एसिड का
जो प्रोटीन है वो बना रही होती है, टायरोसिन बनाती है। ये मैंने आपको 2 बार एमसीक्यू दिया था। जब एफएलपी लिया था उसमें भी आई थिंक दिया था, जब सिंपल प्रोटीन इंडिविजुअल टेस्ट लिया था तब भी दिया था। तो टायरोसिन जो होती है वो मेलानिन को रिलीज कर सकती है। ठीक है? हमने इसे मेलानिन का कॉन्सेप्ट तीनों सब्जेक्ट्स में डील कर लिया। इसके बाद लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, जो इस बार मतलब यूएचएस के प्रूफ में आए, उनके फेगोसाइटिक सेल्स को हम क्या कहते हैं? डेंड्रिटिक या फिर लैंगरहैंस सेल्स, ये वही हैं। ये क्या करते हैं? स्किन के साथ मौजूद होते हैं और इनका सारा काम इम्यूनिटी से रिलेट होता है। अब हम इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद, इस यूनिट के बाद, तब हम लैंगरहैंस सेल्स डिस्कस करेंगे। मर्कल सेल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये डीपेस्ट लेयर में प्रेजेंट होते हैं। डीपेस्ट लेयर कौन सी होती है? स्ट्रेटम बेज़ेल। अभी हम लेयर्स पढ़ते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ये कांटेक्ट करते हैं किसी भी आने वाले सेंसरी न्यूरॉन के एंडिंग के साथ और फिर उसको फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब सेंसेशन परसीव करते हैं। जैसे मैंने आपको इसका फंक्शन बताया कि ये सेंसरी परसेप्शन भी करती है, ये एक सेंसरी ऑर्गन भी है। क्यों सेंसरी ऑर्गन है? क्योंकि इसमें ऐसे सेल्स मौजूद हैं, मर्कल सेल्स मौजूद हैं जो इसकी हेल्प करते हैं। जी, अब आपके पास लेयर्स आ जाती हैं। ये देखें, एपिडर्मिस बनी हुई है आपके पास। एपिडर्मिस में बेसिकली सबसे बाहर की बात की जाए, जैसे मैंने आपको जीआईटी की लेयरिंग्स याद करवाई थी, माशाल्लाह आप सबको याद भी हो गई थी कि सबसे बाहर सिरोजा होती है। उसके बाद फिर सिरोजा को हम एडवेंटिशिया या सिरोसा भी कहते हैं। फिर हम पूरी लेयरिंग से गुजर के सबसे अंदर तक आए थे, म्यूकोजा तक। ठीक है? जो डीपेस्ट लेयर थी, और उसकी भी डीपेस्ट लेयर मस्कुलरिस म्यूकोजा। ठीक है? इसी तरह आपने ये भी याद रखना है, सबसे बाहर वाली कौन सी है और सबसे अंदर वाली कौन सी है। सबसे बाहर वाली जो होती है स्ट्रेटम कोरियम होती है, उसके बाद स्ट्रेटम ल्यूसिडम, फिर ग्रेन्युलोसम, फिर स्पाइनोसम और बेजेल। इनके नाम आपको अभी मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक बार याद हो गए तो इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। बेजेल जहां पर आपकी बुक में लिखा है वहीं पे आप उसको मार्क कर लें कि इसी को हम जर्मिनेटिवम भी कहते हैं। तो आपका एमसीक्यू जर्मिनेटिवम के बारे में है या बेजेल के बारे में है, आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा। मतलब आपको पूछा जाए डीपर लेयर बेजेल है तो आपने कहना जी है। जर्मिनेटिवम है तो भी कहना जी है, क्योंकि दोनों एक ही तरह की हैं, दोनों एक ही लेयरिंग के नाम है। ठीक है? और उसके बाद अभी मैंने आपको मेलानोसाइट बताया है, और अगर मैं भी आपसे पूछूं तो आपने मुझे नहीं आंसर करना, क्योंकि आप में से पता नहीं किसी ने गौर से सुना ही नहीं। मैंने आपको अब भी बताया है मेलानोसाइट्स किस एपिडर्मिस की लेयर में, डीपर लेयर में मौजूद होते हैं। और डीपर लेयर कौन सी है? बेजेल या जर्मिनेटिवम। तो आपको अगर पूछा जाए मेलानोसाइट किस जगह मौजूद होते हैं, एपिडर्मिस में भी तो लेयरिंग आ जाती है, एपिडर्मिस की भी तो लेयर्स हैं, स्ट्रेटम्स हैं। तो एपिडर्मिस की कौन सी लेयर में मौजूद होते हैं? उसकी सबसे डीपर लेयर में। डीपर लेयर बेजेल या जर्मिनेटिवम। ठीक है? नॉट कॉर्नियम। कॉर्नियम इज द आउटर मोस्ट लेयर। जी, अब कॉर्नियम के बारे में आपने क्या याद रखना है? कॉर्नियम के बारे में आप लोगों ने याद रखना होता है कि ये सबसे बाहर वाली लेयर है। इसमें 25 टू 30 रोज आ जाती हैं डेड सेल्स की, और इन सेल्स की जो लेयर होती है तकरीबन हर वक्त शेड होते रहते हैं, गिरते रहते हैं। ठीक है? और नीचे वाले उठकर ऊपर आते रहते हैं। तो सबसे बाहर वाली है, ऑफ कोर्स ये झड़ती है, शेड होती है, शेड ऑफ होती है। आपके हाथों की, पाँव की स्किन खराब होती है ना, वो खराब नहीं होती, शेड हो रही होती है। विद इन 1 मंथ एपिडर्मिस कंप्लीट शेड होने के बाद फिर रीग्रो भी कर जाती है। ठीक है? मतलब अगर आपको एमसीक्यू पूछा जाए, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ एपिडर्मिस टेक्स अबाउट अ वीक, अ मंथ, अ ईयर, अ डे, तो आपने कहना है अ मंथ। ठीक है? कंप्लीट रिप्लेसमेंट कितना टाइम लेती है? अ मंथ लेती है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम उससे नेक्स्ट वाली होती है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम के बारे में आप लोगों ने याद रखना होता है कि जब आपके पास बिल्कुल कॉर्नियम से नीचे वाली लेयर है। ल्यूसिडम के बारे में आपने जस्ट यही याद रखना होता है कि इसमें हेयरी स्किन नहीं होती, ये सिर्फ थिक स्किन होती है पाम की, सोल की। ठीक है? पाम और सोल्स पे हेयर मौजूद नहीं होते, आपको इस चीज का आइडिया है। तो आपने जस्ट इसका कॉन्सेप्ट वही याद रखना है। ग्रेन्युलोसम जो होती है, ये केराटिन की प्रिकर्सर को डेवलप करती है, केराटिनो हायालिन। और उसके बाद स्पाइनोजम जो होता है, ये आपके लेयर्स को टाइटली बाउंड करके रखता है। बेजेल, आपको ज्यादा डिटेल पता होनी चाहिए कॉर्नियम की और बेजेल की। ठीक है? अच्छा जी, अब ये जो बेजेल है इसको जर्मिनेटिवम भी कह सकते हैं हम। इसमें आपके पास मैंने आपको बताया है कि जब बाहर वाली कॉर्नियम के सेल्स शेड होते हैं तो वो फिर नीचे वाली से उठ के आ जाते हैं, मतलब अंदर वाली डीपर से उठकर आ जाते हैं। तो जो डीपर से उठकर आ रहे होते हैं वो स्ट्रेटम बेजेल से ही आ रहे होते हैं, जो आकर वहां पर कमी पूरी करते हैं वहां से गिरने वाले सेल्स की। कॉर्नियम के तो झड़ जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं, फिर वो बेजेल ही देती है उसे। और बेजेल का अपना क्या होता है फिर, अगर उसमें बार बार वहां डोनेट कर देगी अपने सेल्स,
बेसिकली ये वर्ड नहीं यूज कर सकते आप डोनेट कर देगी, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कह रही हूँ इसी कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। तो एपिडर्मिस की जो बेसेल वाली लेयर होगी उसमें क्या होगा, उसमें बार बार स्टैटिक माइटोटिक एक्टिविटी हर वक्त चलती रहती है, जिसकी वजह से उसमें रेट ऑफ रीजनरेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, मतलब वो खराब नहीं होता, बेशक वो अपनी बाहर जो सुपरफिशियल लेयर है उसको अपने सेल्स भेज भी दे, क्योंकि वो पहले वाली के शेड हो गए थे, तो उससे फिर भी कोई इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसमें माइटोटिक एक्टिविटी चलती रहती है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताएं, अदरवाइज मैं डर में स्टार्ट करूँ। जीवन ईजा को इशू है तो पूछ लें, अक्सा, इशफाक जी, जिसको जिसको इश्यू है कि नो जल्दी मैम। जल्दी होता है। चलें ठीक है। मैंने आपको देखें इतनी बार कहा है दरमियान में रोक लिया करें, मैं तो कुछ भी नहीं कहती आपको कि मुझे क्यों इंटरप्ट किया, मेरा पॉइंट खराब हो गया या मेरा कॉन्सेप्ट इधर उधर हो गया है, तो आप मुझे जिस मर्जी टाइम इंटरप्ट कर लिया करें। अच्छा जी, अब आपके पास डर्मिस आ जाती है। जी स्टूडेंट्स, डर्मिस का आपको क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, डर्मिस के बारे में क्या, जैसे आपको इसके बारे में क्या पता होनी चाहिए, इसके कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए, इसमें कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं, 4 तरह के सेल्स का पता होना चाहिए, इसके स्ट्रेटम्स का पता होना चाहिए, इसके आउटर स्ट्रेटम का पता होना चाहिए, इसके इनर स्ट्रेटम का पता होना चाहिए। दरमियान वाले अगर कभी भूल भी जाए इतना इश्यू नहीं होता, लेकिन कोर्नियम और बेज़ेल आप कभी भी नहीं भूल सकते, और कौन आउटर है कौन इनर है ये भी नहीं भूल सकते, क्योंकि पूछा ही जाना होता है। जी एपिडर्मिस क्या होती है? ओहो! हमने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिस कर दिया है। आपने याद रखना है एपिडर्मिस में कोई ब्लड वेसल्स, कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, ठीक है? तो फिर आपको जब एग्जामिनर पूछते हैं, खुद ही पूछते हैं कि यहाँ पर तो कोई ब्लड वेसल नहीं होती, यहाँ पर कोई ब्लड सप्लाई भी नहीं होगी, इसका मतलब, तो फिर तो एपिडर्मिस के हर सेल को डेड हो जाना चाहिए, टोटल टाइम डेड रहना चाहिए। उसको कहाँ से मिल रही होगी ब्लड सप्लाई, नरिशमेंट उसकी किस तरह से होती है? तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने उसको आंसर करना होता है एग्जामिनर को कि एपिडर्मिस से मौजूद नीचे जो लेयर है डर्मिस, जो हमारी प्योर स्किन होती है, एपिडर्मिस वहां से डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन ले लेती है और न्यूट्रिएंट्स ले लेती है जो उसको सरवाइव करने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस कैसे जिंदा रहती है, डिफ्यूजन कर लेती है एपिडर्मिस के थ्रू। डर्मिस के पास तो हर चीज मौजूद है, उसके पास अच्छी वाली ब्लड सप्लाई मौजूद है, अच्छी वाली ब्लड वेसल्स मौजूद है, डर्मिस के पास हर चीज मौजूद है। वहाँ पर स्मॉल ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, सेंसरी नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, उनकी डक्ट्स, हेयर्स, हेयर्स के इरेक्टर पिलाई और सेबेशियस ग्लैंड्स, सब कुछ डर्मिस में डायरेक्टली लाई कर रहा होता है। तो इसका मतलब एपिडर्मिस डर्मिस पर डिपेंड करती है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि उसने डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू मिस हो गया था हमारा। जी, अब डर्मिस का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, इसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इसकी थिकनेस जो होती है वेरी करती है, थिकनेस और सोल्स में थोड़ी ज्यादा होती है, जबकि आईलिड्स वगैरह में और दूसरे जिस्म के हिस्सों में थोड़ी सी कम होती है। फिर इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, फिब्रोब्लास्ट होता है, इसके अंदर मास्ट सेल्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। यस मैम। तो ये 3 सेल्स आपने याद रखने जो इसके मेन सेल्स होते हैं। फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं। मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये फाइट करते हैं, क्योंकि आपको पता है मैक्रोफेजेस का काम फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। और एडिपोसाइट्स होते हैं, और उसके अलावा क्या होते हैं, मास्ट सेल्स भी होते हैं। एडिपोसाइट्स क्या करते हैं, एडिपोज टिश्यू बनाते हैं, और मास्ट सेल्स भी होते हैं। मास्ट सेल्स का काम बिल्कुल बेसोफिल सेल्स वाला ही होता है। उसके बाद आपने याद रखना है कि इसमें क्या-क्या, मैंने वो बता दिया आपको, इसमें क्या-क्या होता है। स्मॉल ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स होती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, डक्ट्स होती हैं, हेयर्स होते हैं, हेयर्स के इरेक्टर पेलाए मौजूद होते हैं, और सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमने डर्मिस को भी डिवाइड किया हुआ है। जी, डर्मिस का अल्टरनेटिव नेम भी एमसीक्यू में पूछा जाता है आपको। एक एमसीक्यू डर्मिस का आता है कि इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, तो आपने बताना होता है कोरियम। इट वाज कोर्नियम, और जो अभी मैंने बोला है वो कोरियम है, ठीक है। डर्मिस का अल्टरनेटिव नेम कोरियम है, और जो आपने एपिडर्मिस की स्ट्रेटम, आउटर स्ट्रेटम पढ़ी थी वो कॉर्नियम है। एन का डिफरेंस याद रखना है आपने, ये कॉर्नियम है और डर्मिस का अल्टरनेटिव नेम दूसरा नाम कोरियम है, और इसी को हम रियल स्किन कहते हैं। ये हमारी रियल स्किन होती है, असली जो स्किन है हमारी वो कोरियम ही होती है, वो डर्मिस ही होती है, ठीक है, क्योंकि थिक लेयर होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। अच्छा जी, अब हमने इसे डिवाइड किया हुआ है किस तरह से, 2 लेयर्स में। कनेक्टिव टिश्यू 2 लेयर्स में अरेंज हुए होते हैं, एक तो डीप लेयर होती है और एक सुपरफिशियल लेयर होती है। जो डीपर लेयर होती है वो रेटिक्यूलर टिश्यूज की होती है, और जो दूसरी लेयर होती है वो, उसमें दूसरे पेपिलास मौजूद होते हैं, ठीक है।
डर्मल पेपिला आप कह लें। तो पेपिलरी रीजन होता है और एक दूसरा रीजन होता है जिसे रेटिकुलर लेयर कहते हैं। इसके बारे में आपने ज्यादा यही याद रखना है, आपका एमसीक्यू पूछा जाता है कि जो ब्लंट कॉनिकल प्रोजेक्शंस होती हैं डर्मल पेपिला की, वो किस लेयर में होती हैं, तो वो पेपिली लेयर में होती हैं। ठीक है, पेपिली लेयर में होती हैं। कौन सी? जो डर्मल पेपिलाज होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो पेपिली लेयर में होते हैं। और जो रेटिकुलर लेयर होती है, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज के फाइबर्स मौजूद होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स उन्होंने आपस में इंटरलेसिंग की होती है और बंडल्स बनाए होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप जस्ट इतना भी याद रखने तो ठीक है। मेलानिन आ जाती है अगेन। मैंने मेलानिन के ऊपर अच्छे से डिस्कशन कर दी थी, आपको समझ आ गई होगी। मेलानिन मोस्टली एपिडर्मिस में होती है। क्यों? एपिडर्मिस के डीपर सेल्स मेलानोसाइट्स इसे सेक्रीट कर रहे होते हैं। कौन से अमाइनो एसिड्स बना रहे होते हैं? टायरोसिन्स इसे बना रहे होते हैं। और इसके नंबर जो है डिफरेंट हो सकते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, अमाउंट वेरी करती है, जिसकी वजह से कलर चेंज होता है। और उसके बाद हमारा स्टाइल भी तो डिपेंड करता है। कोई बहुत ज्यादा धूप में जाता है, कोई नहीं जाता। तो सनलाइट एक्सपोजर नहीं तो इसके रिलीज को कंट्रोल करना है। तो अगर हम नहीं जा रहे ज्यादा तो इसका मतलब ये ज्यादा रिलीज नहीं होगी। जो मर्द हजरात होते हैं, मेल्स होते हैं, वो ज्यादा क्योंकि बाहर ही सारा दिन उनका काम होता है, तो इसलिए बचपन में बेशक वो बहुत खूबसूरत हो, व्हाइट कलर हो, प्योर व्हाइटिश बिल्कुल हो, लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं उनका कलर डल होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी रीजन यही होती है कि ज्यादा धूप में घूमने की वजह से। क्यों कहा जाता है धूप में ना जाओ, रंग काला हो जाएगा? और रंग काला खुद ब खुद नहीं होता, कलर डल होने की रीजन यही होती है, मेलानिन ज्यादा सिक्रीट हो जाती है। फिर कैरोटीन जो है ये ज्यादा डर्मिस में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन जो है ये आपकी कैपिलरीज जो होती है डर्मिस की, वहां पर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आपके अपेंडिजेस स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है तो काइंडली पूछ लें मुझसे। नो मैम। चलें जी, ठीक है। आई थिंक वैसे मीटिंग एंड हो जाएगी 2-3 मिनट में। चलें, जब तक तब तक जितना पढ़ा जाता है हम पढ़ लेते हैं। अपेंडेजेस ऑफ स्किन। अपेंडेजेस ऑफ स्किन में आपके पास हेयर आ जाते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स। अपेंडेजेस में बेसिकली हेयर्स और नेल्स ही याद रखने हैं आपने। बाकी वो दूसरे होते हैं कि वो दूसरे ग्लैंड्स में आ जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स, या फिर आप याद रख सकते हैं। चलिए जी, हेयर आ जाते हैं। हेयर में हेयर्स जो होते हैं, केराटिन मौजूद है, टोटली डेड सेल्स होते हैं, केराटिनाइज सेल्स होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, उसके बाद हेयर कलर आ जाता है। ड्यू प्राइमरीली टू मेलानिन इन द हेयर कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ठीक है, ज्यादातर जो होता है नॉर्मल होता है। डार्क कलर हेयर जो होते हैं उनमें ट्रू मेलानिन होती है। ब्लॉन्ड और रेड हेयर होते हैं, उनमें मेलानिन वो मौजूद होती है जिसमें आयरन और ज्यादा सल्फर मौजूद होती है। ग्रेइंग हेयर जो होते हैं उनमें क्या मसला होता है कि उनमें आपके पास जो टायरोसिनेज है, देखिए हो गया जिक्र टायरोसिनेज का, मैंने आपको 2 बार बता दिया कि ये अमाइनो